हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके अकेडमी कोचिंग सेंटर वाराणसी में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी कक्षा 10 सीबीएसई बोर्ड के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर पार्ट नंबर 3, जिसका नाम है आत्मकथ्य। तो आज हम इस चैप्टर के प्रश्न और उत्तर देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस से है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है हमारा, कवि आत्मकथ्य लिखने से क्यों बचना चाहता है। देखिए, ये जो कविता है, कविता में कवि आत्मकथ्य अपना इसलिए नहीं लिखना चाहता क्योंकि उसे डर लगता है, वो अपनी बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। उसके जीवन में उसकी प्रेमिका छोड़कर चली गई, उसकी प्रिया उसे छोड़कर चली गई, उसके जीवन खाली खाली है, इस कारण वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता है। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। लेखक इसलिए यहाँ कवि रहेगा। कवि इसलिए अपनी कहानी की जगह क्या रहेगा, आत्मकथ्य। ये हड़बड़ी में लिखा गया है। कवि इसलिए अपनी आत्मकथ्य नहीं लिखना चाहता था क्योंकि वह जानता है कि उसके जीवन में खाली खाली है, यानी उसका जीवन नीरस है, कोई भी अच्छा नहीं चल रहा है, उसका जीवन एकदम खाली खाली है, उसके जीवन में बहुत सारी तकलीफें से गुजर रहा है, ठीक है। उसका जीवन बहुत दुख में कट रहा है, यानी दुख में व्यतीत हो रहा है। वह नहीं चाहता कि सब मेरे बारे में जाने, इसलिए वो अपनी आत्मकथ्य को नहीं लिखना चाहता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा, आत्मकथ्य सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, कवि ऐसा क्यों कहता है। यानी लास्ट की पंक्ति में हमने देखा कि कवि कहते हैं कि अभी समय भी नहीं है, ऐसा कवि क्यों कहते हैं, ऐसा कवि कहने के पीछे का आशय क्या है। तो उत्तर हमारा 2 हो जाएगा, कवि नहीं चाहता कि मेरे बारे में सब लोग जाने। यानी कवि अपने आत्मकथ्य को, अपने जीवन की जो दशाएं हैं, अपने जीवन की जो परिस्थिति है, उसको सभी के बीच जलाना नहीं चाहते हैं। वह सोचता है कि उसका जीवन बहुत छोटा है, पर कहानी जो है, आत्मकथ्य जो है वो बहुत बड़ी है। कवि सोचता है, कवि को ऐसा लगता है कि उसका जीवन बहुत छोटा है, पर उसकी जो आत्मकथ्य की कहानी है वो बहुत बड़ी है। वह चाहता है कि दूसरे लोगों की कथा को सुनता रहे और शांत रहे। यानी कवि चाहता है कि जो दूसरे लोग अपनी कहानी को, कथा को लिख रहे हैं, ठीक है, अपने जीवन के प्रसंगों को लिख रहे हैं, मैं उन्हें केवल सुनता रहूं और अपनी कथा को न बताकर शांत रहूं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। देखिए, स्मृति यानी पाथेय यानी रुक जाना, ठीक है। तो इससे कवि का क्या आशय है, कवि क्या चाहता है इससे। इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। कवि अपनी प्रिया को याद कर कर उदास हो जाता है। यानी कवि किसी से प्रेम करता था, किसी से मिलता था, तो अपनी प्रिया को याद करके उदास हो जाता है। वह नहीं चाहता कि अपना दुख सबसे बांटे कि मेरे जीवन में ये तकलीफें चल रही हैं, इसलिए अपनी प्रेमिका को याद करके अपने जीवन को तय करना चाहता है। यानी उन्हीं के सहारे जीवन की जो और दशाएं हैं उसे तय करना चाहता है, उसे पूरा करना चाहता है। वह अपना मधुर क्षण किसी के साथ बांटना नहीं चाहता है, यानी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। अपनी जो बची हुई जिंदगी है, लोगों के सामने ऐसा नहीं करना चाहता कि आप मेरे बारे में जानो कि मैं ऐसा हूँ। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 में हमें भाव स्पष्ट करना है। यानी ये जो हमारा दिया गया है, ठीक है, जो पंक्ति दिया गया है, इसका हमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। क वाले में क्या दिया गया है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया।
तो कवि के कहने का आशय यह है, कवि कहता है कि मुझे जीवन में वह सुख मिला ही नहीं, यानी कवि के जीवन में तकलीफ मिला जिसका स्वप्न देखकर मैं जाग गया। जो सुख मिला वो केवल स्वप्न में ही मिला, कभी आंतरिक जीवन में, कभी हमारे वास्तविक जीवन में वैसा सुख मिला ही नहीं। सुख तो मेरे बाहों में आने से पहले ही मुस्कुरा कर भाग गया। कवि कह रहा है कि सुख तो हमारे पास आते आते ही चला गया। कवि के कहने का आशय ये है। अगला हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 हमारा हो जाएगा, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग माया मधुमाया में। तो कवि इस पंक्ति का अर्थ है कि कवि अपनी प्रिया को याद करता है, कवि अपनी प्रेमिका को याद करते हुए इस पंक्तियों को बताता है। तो चलिए इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कवि उन यादों का सहारा लेकर अपने जीवन की रास्ते की थकान को दूर करता है। ठीक है, वह अपनी प्रिया को बहुत चाहता था। ठीक है, वह उनके गालों, देखिए जिसके अरुण कपोलों की अरुण कपोलों यानी उसके जो अरुण कपोलों का मतलब कि प्रिया, जो उनकी प्रिया है, प्रेमिका है, उनकी गालों की तुलना प्रेम बिखरती सुबह से करता है। ठीक है, अर्थात कवि की प्रेयसी की लाल सुर अर्थात कवि की प्रेयसी के गाल, ठीक है, जो कवि है उसके गाल हैं, जो उसकी प्रिया है उसकी गाल किसके समान सुंदर है? सूर्य की लालिमा से भी बढ़कर सुंदर है। ऐसा कवि को जान पड़ता है कि जो कवि की प्रेमिका है उसकी जो सुंदर गाल है, उस जैसे सूर्य उदय होता है उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा सुंदर है। कवि का ऐसा मानना है। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? इस कवि के माध्यम से बताना चाहता है कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रात, यानी इस मधुर चांदनी रात की उज्ज्वल गाथा में कैसे गाऊं, कवि कैसे स्पष्ट करता है। चलिए देखते हैं। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? कवि अपने पुराने दिनों को याद करके तड़पता रहता है, यानी अपने प्रिया के साथ बिताए हुए समय को याद करके भटकता रहता है, तड़पता रहता है। वह सोचता है कि मैं इसे बयां करूं, मैं कैसे इसे बयां करूं सबके सामने। मैं नहीं चाहता कि सब मेरे बारे में जाने। मैं उन चांदनी रातों की उज्जवल गाथा को कैसे गाऊं, यानी जब चांदनी रात थी, मतलब जब वो प्रिया के साथ अपने समय बिताता था, तो उसकी उज्जवल गाथा को कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। वह पर सुख को कुछ और ही मंजूर था, यानी सुख हमारा और उसका मिलन नहीं करवाना चाहता था। वह मेरे बाहों में आने से पहले ही मुस्कुराकर भाग गया। वह उन बातों को नहीं बताना चाहता और इसे वह अपने तक सीमित रखना चाहता है। कौन सीमित रखना चाहता है? कवि। कभी नहीं चाहता कि लोग हमारे बारे में ये सब जो बातें हैं इसे जाने, इसलिए वह अपने आप तक ही सीमित रखना चाहता है। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 6, आत्मकथ कविता की काव्य भाषा की विशेषता उदाहरण सहित लिखिए। यानी जो आत्मकथ कविता है, ठीक है, आत्मकथ जो कविता है इसकी जो काव्य भाषा है, यानी जो जिस काव्य का प्रयोग हुआ है उसके बारे में बताइए और उदाहरण सहित लिखिए कहाँ कहाँ क्या क्या प्रयोग हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवि जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, यानी छायावादी युग के कवि हैं। उन्होंने अपनी कविता में सहज, ठीक है, यानी बहुत ही सरल प्रकार से, सहज प्रकार से और खड़ी बोली का प्रयोग किया है, अलंकार का भी प्रयोग किया है, ठीक है। अपने जीवन में आए दुखों को करुण रस के माध्यम से प्रस्तुत किया है, यानी बहुत ही रोने धोने के, मतलब बहुत ही करुण, यानी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव माध्यम से प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने भावानुकाल शब्दों का प्रयोग किया है, यानी जो हमें भावुक कर दे, हमें पढ़ने के बाद थोड़ा सा फील हो कि ऐसा भी होता है, उस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 7, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है? यानी
कवि को जो मतलब कि जो स्वप्न सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस पंक्ति में दोहराया गया है और उसका एक्सप्लेनेशन करना है। तो इसको हम लोग देखेंगे। कवि ने इसे इस रूप में प्रस्तुत किया है, यानी उस कविता को लिख देना है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। ये देखिए हमारा कविता की पंक्ति हो गई। ठीक है, कविता की पंक्ति हो गई। अब इसका हम लोग ये दोनों रहेगा। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, ये हमारी दोनों कविता की पंक्ति हो गई। अब इसका हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन कर देंगे और इस प्रकार से हमारा प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। कवि कहते हैं कि मुझे कभी ऐसा सुख ही नहीं मिला। ठीक है, मिला कहाँ वह सुख, इसका कभी सुख ही नहीं मिला जिसका मैं कल्पना करता रहता हूँ, यानी जिसे मैं सोचता रहता हूँ, जिसके बारे में हमेशा समझता रहता हूँ कि ऐसा हमें सुख मिलेगा। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, वह तो मेरे पास आते आते ही छोड़कर भाग गया। कवि का जीवन बहुत दुख में बीता। इससे हमें सीख मिलती है कि हमारे जीवन में जो भी तकलीफ हो सबसे बयां करते रहना चाहिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे हमारा जो दुख है थोड़ा कम हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।